बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इंतहाई अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में एक ऐसा बहरान पैदा हो गया है जो इस दौर में हमने कभी नहीं देखा था। पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसने हर किसी को अदालतों में जाने पे मजबूर कर दिया है, ख्वाह वो जजेस हों, वो खुद इंसाफ के लिए जजेस जो है वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो अब जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिन्हें हम पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का क्रीम समझते हैं, वो क्रीम होते हैं, वो पाकिस्तान के इंतजामात को जिस तरह से लेके चल रहे होते हैं, वो एक ऐसा तबका है जिसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। अब हुआ ये है कि जो हम सब जानते हैं कि 21-22 ग्रेड की जो प्रमोशंस हुई वो इंतहाई मुतनाज़ हुई, उसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई, उसमें बहुत सारे अफसरान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, कुछ अफसरान जो कुछ ना करते थे वो प्रमोट हो गए। तो ये किस तरह की जो मुतनाज़ जो प्रमोशंस हुई हैं, इनके बाद अब होगा क्या? क्योंकि ना तो इसको अफसरान कबूल कर पा रहे हैं, ना ही इनको हम जैसे लोग कबूल कर पा रहे हैं। तो अब लोगों ने जो है उसके ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए, लिहाजा जो अफसरान हैं वो अदालतों में भी चले गए हैं और वो जो है वो अब इंसाफ भी चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये एक मुतनाज़ा प्रमोशन का जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये थमेगा कैसे? क्योंकि जो अफसरान सुपरसीड हुए हैं या डेफर हुए हैं या प्रमोट हुए हैं, पहले तो ये वाजे कर दीजिएगा कि किन वजूहात पे किसी को सुपरसीड किया गया है, किसी को डेफर किया गया है और किसी को प्रमोट ही कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त ग्रेड 22 की जो प्रमोशंस थी उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग तो प्रमोट हो गए हैं उनको तो मुबारकबाद, और जो लोग प्रमोट नहीं हो सके उनके लिए काबिल तशवीश है और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे कायम है। ठीक है। अच्छा, जो लोग प्रमोट नहीं हो सके उनमें मतलब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही आला कैरियर के हामिल लोग थे। मिसाल के तौर पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुके हैं सोहेल अली खान, वो बहुत ज़्यादा शफाफ कैरियर के हामिल इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सर्व किया है। अच्छा, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने किस पार्टी के साथ सर्व किया या किस हुकूमत के साथ सर्व किया, वो सारी हुकूमतों में सर्व, ये तो किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं, पर इसमें देखा गया। हाँ। अच्छा, दूसरा उसमें असद मानी है। असद मानी जो हैं वो भी एक मतलब बड़े साफ कैरियर के अफसर थे और साफ उन्होंने मतलब अपनी नौकरी की और पॉजिटिव सेंस में की और डिलीवर किया, उनको भी ग्रेड 22 नहीं मिला। उसके बाद आसिफ साहब पराचा डिप्टी डीजी एफआईए रहे, आजकल डीजी मेरे ख्याल आई थिंक सो एएनएफ में हैं, और एएनएफ में तो उस वक्त तक आप पोस्ट आउट नहीं हो सकते जब तक आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं आपकी टोटल सिक्योरिटी ना कर लें या क्लियरेंस ना कर लें, तो उनको भी प्रमोट नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स जो हैं वो मैटर ही नहीं करती सिरे से। अच्छा, आमिर जुल्फकार हैं साबिक आईजी, उनकी कमांड चेक करें कि उनका आईजी पंजाब रहे, आईजी मोटरवे रहे, आईजी इस्लामाबाद रहे, ठीक है। और उसके बाद यानी कि वो डिफरेंट जगहों पर डीपीओज रहे और उनकी एक पोस्टिंग डिप्टी डीजी एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स था। वो भी फिर अगेन वही बात आ गई कि इसका मतलब ये है कि उनको तमाम क्लियरेंस मिली तमाम एजेंसियों की तरफ से, तब उनकी पोस्टिंग हुई डिप्टी डीजी एएनएफ। अब उनको भी प्रमोट नहीं किया गया। अब इससे ज्यादा कैरियर अफसर या इससे ज्यादा डिलीवर करने वाला अफसर जो है वो 3 जगह पे जो कमांड कर चुका है तो उसको प्रमोट नहीं किया गया, और जो लोग कम कमांड यानी कि जिनका कमांड का तजर्बा नहीं था उन्हें प्रमोट किया गया। बहरहाल हम जो प्रमोट हुए हैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं जिनकी हक तलफी हुई है उनके हवाले से। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जूनियर कैडर की तरफ। अच्छा, जूनियर कैडर जो 20 से 21 में जाना है। अच्छा, आमिर जुल्फकार के बारे में बताऊं कि आमिर जुल्फकार को बतौर एएसपी यानी कि कैरियर के स्टार्ट में कायदे आज़म गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। ये बहुत बड़ा मेडल है। तो इसका मतलब ये कि ना उन पे करप्शन का कोई दाग है, ना उन पे कोई पार्टी पॉलिटिकल मतलब एफिलिएशन है, ना उन पे कोई करप्शन, ना कोई उन पे बैड गवर्नेंस का कोई धब्बा है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस पे रिव्यू होना चाहिए और जो लोग प्रमोट नहीं होते, और ये लोग सारे कोर्ट्स में चले। तो बट साहब जो नोटिफिकेशन हो गया उसमें शाहबानो भी हैं। शाहबानो को इसलिए कंसीडर नहीं किया गया कि 2 दफा डेफर कर दिया गया,
कि 2 दफा डेफर हो चुकी हैं। अच्छा, मेरे पास एक और खबर है। खबर ये है कि 5 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो 2 दफा डेफर हो जाएगा अफसर, उसको मतलब दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा। ये तर्ज अमल है पाकिस्तान की फौज का, यहाँ जहां पे सियासत और मतलब दबाव, बैरूनी दबाव या पॉलिटिकल एफिलेशन जो है वो पर भी नहीं मार सकती। वो वहां पे वो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, वहां पे सिफारिश नहीं चलती, वहां पे सिफारिश कल्चर नहीं है। तो वहां का ये कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी में, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में ये उस अफसर को उस पार्टी का समझते हैं जो उसके दौर में सर्व करे। वैसे तो इस वक्त भी जो लोग सर्व कर रहे हैं वो पीटीआई में बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि जो लोग मतलब प्रमोट नहीं हो सके, डेफर हुए या सुपरसीड हुए, उनकी क्या वजह है? उनकी वजह ये है कि जैसे अगेन मैं बात करूंगा डॉक्टर कामरान अली अफजल जो हैं, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि कामरान अली अफजल को इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के करीबी अजीज की मतलब रिकमेंडेशन पर एज चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया था। और उस वक्त उन्होंने बाबर हयात तारड़ जो उस वक्त ग्रेड 22 में थे, उनका मतलब उन्हें एक किस्म का एज चीफ सेक्रेटरी सुपरसीड कर दिया था, यानी कि वो डिजर्व करते थे। और डॉक्टर कामरान जो हैं वो उस वक्त 22 में नहीं थे जब वो पोस्ट आउट हुए थे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने बहरहाल उन्हें किया और उनको इग्नोर कर दिया गया, बाबर हयात तारड़ को। अच्छा, बाबर हयात तारड़ को उस वक्त भी इग्नोर कर दिया गया, इमरान खान ने उस वक्त भी इग्नोर किया, और उसके बाद अब पीएमएलएन की गवर्नमेंट है तो बाबर हयात तारड़ मुसलसल ओएसडी हैं। वैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 14 अफसरान ओएसडी हैं जो वेटिंग पोस्टिंग हैं और उनका ग्रेड 22 है। अब जिनका ग्रेड 22 है उसमें अब्दुल अजीज अकीली भी हैं, उसमें खालिद खुर्शीद भी हैं, उसमें बाबर हयात तारड़ भी हैं, उमर रसूल भी हैं, आई थिंक नाम गनी ग्रेड 21 में है शायद। अच्छा। तो जो आईजी पंजाब रह चुके हैं, आईजी मोटरवे रह चुके हैं। अच्छा, अब ये जो लोग हैं इनको उस कई अफसरान ऐसे हैं जिनको पहले भी इनात का शिकार किया गया और अब भी किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि उनका सियासी वबस्की तो कोई ना हुई। हाँ। अच्छा, अब अगली बात आ जाए। अगली बात ये है कि कामरान रसूल साहब जो कामरान रसूल माफी चाहता हूँ, डॉक्टर कामरान अफजल साहब जो हैं, उन्होंने, आपको याद है कि परवेज लाई और वर्सेस हमजा एक वो खिंचातानी चली थी पंजाब हुकूमत के वाले से। उन्होंने, मैंने सुना है कि लास्ट टाइम पे अपनी एफिलेशन या अपनी हमदर्दियां चेंज करके पलड़ा पीएमएलएन के उस पलड़े में डाल दिया था अपना वजन, और इस वजह से आज वो सेक्रेटरी कैबिनेट बैठे हुए हैं। वैसे उससे पहले वो एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, और अब वो सेक्रेटरी कैबिनेट बैठे हैं। इससे पहले वो किसी जगह पे कोई किसी किस्म की ना कमांड कर चुके हैं, ना वो फील्ड में रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स में रहे हैं। अच्छा, अब वो भी ग्रेड 22 लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 22 रोल पे प्ले किया है। अब मतलब निजी महफिलों में तो वो ये कहते हैं कि मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस थी या पीछे से डायरेक्शन थी, अब मुझे नहीं पता ऐसी बात थी या नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब कामरान, मेरा ये सवाल है पंजाब के, क्योंकि 70% लोग जो हैं पंजाब से डेफर और सुपर मतलब पंजाब इतना नालायक है, पंजाब इतना नालायक है, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, वो ये जायद अख्तर जमान साहब से, वो बड़े सीजन्ड ऑफिसर हैं, बड़े मतलब डेडिकेटेड ऑफिसर हैं और बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। ये जो लोग डेफर हुए हैं हजूर जायद अख्तर जमान साहब, ये क्या अहमद अजीज तारड़, आसिफ बिलाल लोधी, आसिया गुल, शानुल हक, वो क्या नाम था उसका नाम है, वो बड़ा ही सीजन्ड, और ये मतलब सारे सीजन्ड, राशिद कमालुर रहमान, उसमें डॉक्टर नीला सलमान, अब्दुल हफीज, मुदस्सर वहीद मलक, एहसान भुट्टा तो CS के नहीं,
मेरे ख्याल कामरान अफजल के करीब था। तो इन सब ने आपसे क्या ACR वेरी गुड या एक्सीलेंट की ली हुई है, या ये आज तक इतने पुअर थे तो हमारे सिस्टम में क्या कर रहे थे? यस, अभी आप फिर इन्हें निकाल दें अगर ये डेफर हुए हैं या सुपरसीड हुए हैं, ये इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी है तो वो बोर्ड के सामने आनी चाहिए। इनके खिलाफ कोई करप्शन का केस है तो सामने आना चाहिए। इनके खिलाफ बैड गवर्नेंस का कोई केस है, मतलब इसमें ऐसे लोगों को भी डेफर किया गया है या सुपरसीड किया गया है जिनको कहा है कि परफॉर्मेंस वॉच की जाएगी। तो अगर इतने सालों से परफॉर्मेंस वॉच नहीं हो सकी और उन्हें ACR एक्सीलेंट और वेरी गुड की मिल चुकी हैं, तो इसका मतलब वो तो कसूरवार नहीं है। और उन्हें आपने पोस्ट आउट भी किया। इसका मतलब ये है कि वो खजाने पे बोझ है और उनको आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी बैड गवर्नेंस। तो फिर हमें डेफर भी नहीं चाहिए, हमें सुपरसीड भी नहीं चाहिए, हमें तो फिर बिल्कुल फारिग चाहिए। बिल्कुल फारिग होना चाहिए, क्योंकि अवाम तो फिर ये कहेगी आपको। हाँ, मुझे ये बताइएगा, CM पंजाब भी कोई रोल प्ले कर सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल CM पंजाब का इसमें रोल प्ले हो सकता है। ये प्योर फेडरल का इनिशिएटिव है, मैटर है। और दूसरी बात, मेरे पास 2-3 इतलाएं हैं। वो इतलाएं ये हैं कि इमरान किश्वर प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आपको आपके केस को रिव्यू करके आपको ग्रेड 20 दे दिया जाएगा। अच्छा। जिस पे वो अपने ऑफिस में आके बैठे। एक और इतला है, इस बोर्ड में बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी शामिल किया गया। अच्छा। अब मेरे ज़हन में ये सवाल चल रहा था कि आसिफ अली जरदारी अपनी एडिशनल सेक्रेटरी इरम बुखारी बड़ी सीनियर हैं, बड़ी सीजन्ड हैं, उनको क्यों नहीं प्रमोट, आसिफ अली जरदारी तो प्रमोट करवाना चाहते थे, वो क्यों नहीं प्रमोट हो सकी? फिर आसिफ अली जरदारी के डायरेक्टर स्टाफ हैं फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा। अच्छा। वो सिंध सर्विस मतलब पैस के हैं पर सिंध में सारी सर्विस की है। ये दोनों लोग प्रमोट नहीं हो सके। तो मेरे ज़हन में ये सवाल था कि ये प्रमोट क्यों नहीं हो सके। तो फिर एक अंदर के बंदे ने खबर दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको प्रमोट नहीं होने दी। क्योंकि वो प्रेसिडेंट से उनके कोई आइडियल तलकात नहीं है और प्रेसिडेंट के ऑफिसर्स को वो पसंद नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वो उनकी ब्यूरोक्रेसी भी अपनी है, उनकी हुकूमत भी अपनी। आपको पता है ना, मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो जरदारी की रिकमेंडेशन पे चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब की रिकमेंडेशन हो तो वो शर्जील इनाम मेमन को एज चीफ मिनिस्टर। अच्छा, पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इन चीजों में? जी, पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो प्रॉपर विकेट है वो ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी के सिर पे उन्होंने ये जो अपने माथे पे एजाज सजाए हैं या अपने झूमर लगाए हैं, वो गुड गवर्नर्स के और रात को काम शुरू करके सुबह खत्म करने के, उसकी बजरिया ब्यूरोक्रेसी है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके दौर में पहली दफा ब्यूरोक्रेसी इतनी नाइड है कि वो खुद इंसाफ के लिए दरबदर घूम रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको अपनी विकेट को, अपने होम ग्राउंड को सेट करना चाहिए और इस बोर्ड का एक दफा रिव्यू करना चाहिए। नाम लेने पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा नाम है, बड़े नाम पड़े हैं, मतलब कौन कौन क्यों नहीं हुआ और कौन क्यों हो गया। मसलन उसमें ग्रेड 22 में अली सरफराज हुसैन है, मतलब वो डॉक्टर कामरान रसूल के बहुत ज्यादा चीते हैं, वो इस वक्त फॉरेन पोस्टिंग पे हैं, उनको ग्रेड 22 मिल गया। कहने का मकसद यह है कि गिलानी एज प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उस वक्त भी एक बुरहान पैदा हुआ था। फवाद ने भी नवाज शरीफ के दौर में, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, एक बुरहान क्रिएट किया था, तो उस बुरहान पे काबू पा लिया गया था। गिलानी के दौर में बुरहान पर क्रिएट हुआ था नरगिस सेठी के वजह से। उस वक्त जब बुरहान क्रिएट हुआ था तो उस वक्त अजरा प्लेजो हैं हेल्थ मिनिस्टर सिंध की, वो आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा हैं, उनके जो शौहर हैं उनकी ग्रेड 22 में प्रमोशन होनी थी, पर उसमें उन्होंने किसी को सुपरसीड या डेफर नहीं किया था। उसमें उन्होंने उनको मतलब सारों को प्रमोट कर दिया था, एक बंदे को ग्रेड 22 देने के लिए। तो कहने का मकसद यह है कि फवाद के दौर में भी ये हुआ था, नरगिस सेठी के दौर में भी ये हुआ था, इस्माइल कुरैशी के दौर में भी ये हुआ था, और इस दफा सारा इल्जाम जो आ रहा है वो आहद चीमा साहब पे आ रहा है। मैं ये समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी अब जो पंजाब में बोल रही है, उनका ये ख्याल है कि डॉक्टर तौकीर काज़मी के मतलब फॉल होने के बाद काफ़ी हद तक मुमकिन है कि वो इस पर रिव्यू बोर्ड जो है वो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर से करवाएं, क्योंकि उनके बारे में ये उनसे उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो
वाबस्ता कर ली गई हैं। उनका ये ख्याल है कि डॉक्टर तोकीर जो हैं वो बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, पॉजिटिव अफसर हैं और अफसरान की फीलिंग्स समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में डॉक्टर तोकीर और शहबाज शरीफ इसमें किरदार अदा करके जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उन्हें क्या इंसाफ दिला सकेंगे, बिल्कुल जी। या वो लोग इस तरह ही मायूसी के साए तले ही रहेंगे और अगर उनमें कोई नुक्स है या उनकी कोई इंक्वायरी है तो सामने आनी चाहिए। मेरी किसी जराए से बात हुई DGIB से, तो DGIB ने बताया कि हमने जो अफसरान को डेफर या सुपरसीड किया गया उनके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी थी। ये बस इतनी टिप दे रहा हूं मैं आपको। ISI की तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी ही, तो अगर सारी रिपोर्ट्स ही पॉजिटिव थी तो फिर इनको डेफर और सुपरसीड क्यों किया गया? ये बहुत बड़ा बोर्ड से सवाल है। ये मेरा चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से सवाल है कि वो तो बायस नहीं है, वो तो एक दूसरी सिक्योरिटी दूसरे इदारे से हैं, उनके लिए सब बराबर है। तो मेरा ये ख्याल है उन्हें खुद ही लिख देना चाहिए कि इस बोर्ड का रिव्यू होना चाहिए। बिल्कुल इसका रिव्यू होना चाहिए ताकि सरकारी अफसरान जिन्होंने अपनी इतनी सर्विसेज, इतनी खिदमात इस मुल्क के लिए दी, उनकी हौसला अफजाई हो सके और नए आने वाले लोग जो सरकारी नौकरियों में आना चाहते हैं उनको भी इस तरह से जो है वो हम मायूस ना करें कि ये कुछ हो रहा है सरकारी नौकरियों में। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट कर दें। खुदा हाफिज।